तो समझते हैं कक्षा 10 पार्ट 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और अनेक गुणधर्मों से भली भांति परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने त्रिभुज देखा और उनके अनेक गुणधर्म देखा। ठीक है, पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, 9, 8, 7 इनमें क्या देखा? त्रिभुज देखा। क्या देखा? त्रिभुज। और क्या देखा? और उनके गुण धर्म। त्रिभुज क्या होते हैं और त्रिभुज के गुण धर्म क्या होते हैं, ये आपने देखा। कक्षा 9 में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कक्षा 9 में IX यानी 9 में त्रिभुज की सर्वांग समता देखा है आपने। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा है सर्वांग क्षमता त्रिभुज की क्या होती है। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके दो त्रिभुज, मान लेते हैं दो त्रिभुज। एक पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये सर्वांग सम कब कहे जाएंगे? सर्वांग सम ये कब कहे जाएंगे सर्वांग सम है? जब इनके समान आकार हों, दोनों देखने में अगर इनको इसकी तीनों साइड बराबर है तो इसकी तीनों साइड बराबर हो, यदि इनके आकार बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज हो तो दूसरा भी त्रिभुज हो, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दूसरा भी समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो अगर इनका आकार मतलब देखने में ये शेप, इनका आकार समान हो, और आकार ऐसा नहीं कि ये त्रिभुज है तो अगला वाला ये त्रिभुज है, आकार तो दोनों का त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन इनकी साइज भी बराबर हो। इनके साइज मतलब तथा समान आमाप, साइज मतलब आमाप, साइज को आमाप बोलते हैं, मतलब इसका मापन भी समान होना चाहिए। इसका मापन और इसका मापन, इन दोनों का मापन यानी इनकी भुजाओं का मापन। ठीक है, अमाप साइज को क्या बोलते हैं? हिंदी में जो हम लोग साइज, कपड़े की साइज नापते हैं, ऐसे त्रिभुज वगैरह की साइज नापना है तो इनका अमाप भी समान होना चाहिए। ये देखिए, इनका अमाप भी यानी इनका मापन भी समान होना चाहिए। इनका अमाप यानी साइज भी समान होनी चाहिए। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो पर उनके अमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो। ठीक है, हमने सर्वांग समता देखा। सर्वांग समता जिसमें त्रिभुज का आकार भी समान था और उनके अमाप यानी साइज भी समान थी। सर्वांग समता में हम लोग क्या करते थे? सर्वांग समता में हम लोग देखते थे कि उनका आकार भी समान था, यानी एक अगर ये इस तरह का त्रिभुज है तो दूसरा भी इसी तरह रहेगा, और उनके आमाप भी समान रहे। उनके आमाप मतलब उनके मापन भी समान होंगे। इस अध्याय में हम कैसे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार तो समान हो, देखने में तो वो त्रिभुज हैं तो ठीक है, दूसरा भी त्रिभुज हो, लेकिन उनके समान अमाप हों। और ऐसे जिनके आकार तो देखने में जैसे त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज हो, परंतु अमाप समान हो ये जरूरी नहीं है। सर्वांग समता में क्या था? सर्वांग समता में उनके माप जरूरी रहते थे। उनका मापन क्या था? जरूरी था। उनके आमाप मतलब उनकी भुजाओं का माप
इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा का माप इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के माप के बराबर था। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर था। किसमें? सर्वांग समता में। ये वाला कोण इस कोण के बराबर था, ये वाला कोण इस कोण के बराबर था, ये वाला कोण इस कोण के बराबर था। किसमें? त्रिभुज की सर्वांग समता में। ठीक है। परंतु इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार तो समान हो। हम ऐसी आकृति पढ़ेंगे जिनको जो देखने में तो समान हो परंतु उनका अमाप होना आवश्यक नहीं है। अमाप समान हो मतलब इनकी साइज समान हो, साइज छोटी बड़ी भी हो सकती है, देखने में एक जैसे लगे लेकिन साइज कम ज़्यादा हो सकती है। तो समानता में क्या होता है? यहाँ हम समानता पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समानता। जबकि नवमी वगैरह हम लोग क्या पढ़े थे? सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या होता था? तो त्रिभुज के आकार भी समान थे और उनकी साइज भी समान थी, साइज यानी अमाप भी। जबकि यहाँ पे जब हम समानता पढ़ रहे हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की समानता में क्या होगा कि इनके आकार तो देखने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन साइज यानी अमाप छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो हम समानता पढ़ रहे हैं। समरूप आकृतियाँ, समरूप, यहाँ पे सर्वांग समता नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ त्रिभुजों का समरूप पढ़ रहे हैं। समरूप त्रिभुज, ठीक है, जिनको हम सिमिलर फिगर अंग्रेजी में कहते हैं। समरूप त्रिभुज को क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुज की चर्चा करेंगे। यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज नहीं देखेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता नहीं देखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐसे त्रिभुज देखना है जो समरूप हैं, समान रूप के हैं, उनकी साइज यानी उनका अमाप कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। इस जानकारी को विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। समरूप त्रिभुज यहाँ देखे जाएंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे तथा ये जो जानकारी है इसको पहले जो पाइथागोरस हम पढ़े हैं, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां अथवा दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरियां किस प्रकार ज्ञात की गई हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट, अब इसकी ये ऊंचाई कैसे ज्ञात की गई है? चंद्रमा की दूरियां किस प्रकार ज्ञात की गई हैं? क्या आप सोचते हैं कि इन्हें एक मापने वाले फीते से सीधा प्रत्यक्ष मापा गया है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से फीता लगा दिए हैं और नाप लिए हैं? वास्तव में इन सभी ऊंचाइयों और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। वास्तव में यहाँ फीता उता नहीं लगाया है, यहाँ कोई फीता उता लगा नहीं है कि फीता लगा के मापे हैं। यहाँ हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करें हैं, यहाँ मतलब अप्रत्यक्ष माप करें हैं, अप्रत्यक्ष माप करें हैं। कैसा मापन किया गया है? अप्रत्यक्ष। रियल में जाके फीता नहीं लगाए हैं, बस अप्रत्यक्ष मतलब मान लिया गया है, ऐसा इस तरह से मापा गया है। जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, इसका मापन आकृतियों की समरूपता
के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो मापन है ये किस किस कैसे किया गया है? आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर। अच्छा, इसका जो मापन किया गया है आकृति की समरूपता के आधार पे ही किया गया है। देखिए उदाहरण 7, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15 तथा साथ ही उस पुस्तक के अध्याय 8 और 9। चलिए, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? कक्षा 9 में आपने देखा थी कि समान एक ही त्रिज्या वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। कक्षा 9 में आपने क्या देखा था? कक्षा 9th में आपने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, अगर मान लीजिए एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है, वृत्त ए, वृत्त बी, वृत्त सी, और इनका क्या है? इनका क्या है कि हाँ, कक्षा 9 में आपने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, मान लीजिए इसका त्रिज्या r है, इस वृत्त का भी त्रिज्या r है, इस वृत्त का भी त्रिज्या r है। अगर समान त्रिज्या के वृत्त हैं, ठीक है, अगर समान त्रिज्या के वृत्त हैं तो ये सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? अगर वृत्त की साइज अगर बराबर है, वृत्त की साइज मतलब आमाक, मतलब वृत्त की साइज मतलब आमाप, वृत्त का आमाप मतलब वृत्त की त्रिज्या। वृत्त को मापना मतलब क्या? वृत्त की साइज नापना मतलब वृत्त की त्रिज्या नाप लो। वृत्त की त्रिज्या नाप लो तो वृत्त की साइज आ जाएगी। अच्छा, तो अगर हमें वृत्त की साइज नापना है तो वृत्त की त्रिज्या नाप लें। वृत्त का आमाप नापना है तो हम क्या माप लें? वृत्त की त्रिज्या। अब किन्हीं दो या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए। ये मान लीजिए 2 से ज़्यादा वृत्त हैं, और अगर ये सभी की त्रिज्या समान होगी ना, अगर ये सभी वृत्त की त्रिज्या समान होगी तो ये सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम मतलब, सर्वांग सम जैसे त्रिभुज हम पढ़ते थे, वैसे ही इन वृत्तों को सर्वांग सम कहेंगे। तो अगर वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वृत्त सर्वांग सम होंगे, तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हैं, और अगर उनकी साइज बराबर है, एक त्रिभुज ये है और एक ये है, और अगर इसकी साइज, ये वाली साइज इसके बराबर है, इसका माप इसके बराबर है, इसका माप इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज, अगर इनकी साइज बराबर है, इनके आमाप बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो दो त्रिभुज जिनका माप बराबर हो, जिनके आमाप बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। चलिए, अब किन्हीं 2 या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए। अब किन्हीं 2 वृत्त, ये 2 वृत्त या 2 से ज़्यादा वृत्त पे विचार कीजिए। क्या ये सर्वांग सम है? क्या ये सर्वांग सम है? क्योंकि इनमें सभी की त्रिज्या समान नहीं है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r3 है। तो क्योंकि अब इनकी त्रिज्या समान नहीं है तो ये सर्वांग सम नहीं है। त्रिज्या समान न होने के कारण
ये सर्वांग सम नहीं है। तो अगर त्रिभुजों की त्रिज्या समान नहीं है तो कभी भी सर्वांग सम नहीं होंगे। अरे अगर जैसे वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या अगर समान नहीं है तो कभी भी सर्वांग सम नहीं होंगे। और कुछ सर्वांग सम नहीं है परंतु इसके आकार भी क्या ये सर्वांगसम है? चूंकि इनमें सभी की त्रिज्या समान नहीं है इसलिए परस्पर सर्वांगसम। अगर त्रिज्या समान होती तो सर्वांगसम होते। ध्यान दीजिए, इनमें कुछ सर्वांगसम है और कुछ सर्वांगसम नहीं है, परंतु इनमें से सभी के आकार समान है। हाँ, सभी का आकार देखिए तो वृत्त है। तो ये नहीं कि ये वृत्त, ये R1 त्रिज्या का वृत्त है, ये R2 त्रिज्या का वृत्त है, ये R3 त्रिज्या का वृत्त है। अब ये थोड़ी है कि वृत्त है तो त्रिभुज है आकार में, एक वृत्त है दूसरा त्रिभुज है। तो आकार सभी का क्या है? वृत्त है। आकार सभी का क्या है? वृत्त है। तो इनमें सभी के आकार समान है, सभी का आकार वृत्त है। और वृत्त है तो इनको हम, क्योंकि इनके सभी के आकार वृत्त हैं इसलिए हम इनको समरूप आकृति कह सकते हैं कि ये वृत्त और ये वृत्त समरूप है। क्या है? समान रूप के हैं। दिखने में तो समान है, भले इनके आमाप बराबर नहीं है, इनकी जो त्रिज्या है वो बराबर नहीं हो। त्रिज्या बराबर हो जाती तो सर्वांग सम हो जाते। समरूप में दिखने में समान हो, मतलब एक गोला है तो दूसरा भी गोला ही हो, इनकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, इनकी साइज जो है यानी आमाप जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके रूप बराबर हो। अगर रूप बराबर है तो इसको हम समरूप आकृति कहेंगे। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं। मान लेते हैं दो समरूप आकृति हैं तो उनके आकार समान होंगे परंतु उनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। दो समरूप आकृति है, चलिए ये भी गोला है ये भी गोला है, तो रूप देखने में तो दोनों गोले हैं, ये थोड़ी है कि, तो समरूप का मतलब, सम मतलब समान, समान रूप के हैं। ठीक है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त भाई रूप तो वृत्त है ना, इसका R1 त्रिज्या का वृत्त है और ये R2 त्रिज्या का वृत्त है, तो रूप तो दोनों का वृत्त ही है, तो समरूप तो है, तो समरूप आकृतियां तो हैं, तो समरूप हैं तो ये समान तो होंगे, परंतु इनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो समरूप में आमाप समान होना यानी इनकी त्रिज्या समान होना जरूरी नहीं है। अगर हम समरूप में क्या होता है, समरूप में इनकी त्रिज्या समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। त्रिज्या छोटी बड़ी भी हो सकती समरूप में। बराबर किस में होती थी? अगर हम इनकी सर्वांग समता पढ़ते तो इनकी त्रिज्या भी बराबर होना जरूरी था। समरूपता में दिखने में एक जैसे लगेंगे और साइज छोटी बड़ी हो सकती है। समरूप में क्या होगा, दिखने में तो एक जैसे दिखेंगे, ये त्रिभुज, ये वृत्त तो ये वृत्त, लेकिन इनकी साइज जो है ये छोटी बड़ी हो सकती है। सर्वांग समता में साइज भी यानी इनका माप भी बराबर होना चाहिए। अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त है तो दिखने में एक ही जैसा होगा, सभी वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है तो समरूप तो होंगे, तो सभी वृत्त समरूप होंगे, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज ये वाला भी हो सकता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और दूसरा कोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लो तो उसको बोलो कि दो त्रिभुज ले लें और हम बोलें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं,
तो नहीं, एक त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है समकोण और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो त्रिभुज के आकार बदल सकते हैं लेकिन वृत्त का आकार तो नहीं बदलेगा, वृत्त तो वृत्त ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वृत्त जो है दो विमीय आकृति है, वृत्त द्विविमीय आकृति है। ठीक है, दो या अधिक वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या सोचते हैं? दो या अधिक वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या सोचते हैं?